नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। कृषि उत्पादों पर एक बार फिर से टैक्स लगाए जाने के राज्य सरकार के फैसले के बाद हर तरफ विरोध शुरू हो गया है। सरकार के इस निर्णय से पश्चिमी सिंहभूम के व्यापारियों में नाराजगी है। झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को वापस लेने की मांग की जा रही है। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज उपायुक्त अनन्य मित्तल से मिला और राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा। चेंबर का कहना है कि जिस बाजार समिति को अनुपयोगी मानते हुए राज्य सरकार ने 2015 में भंग कर दिया था, उसे वर्तमान सरकार फिर से शुरू करना चाहती है। यह सरासर गलत निर्णय है। चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का हम विरोध कर रहे हैं। इससे खाद्य पदार्थों और कृषि पदार्थों की कीमत में वृद्धि होगी और व्यापारियों और आम जनता को नुकसान होगा। बाजार समिति शुल्क 2% का प्रावधान किया गया। चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स राज्यपाल के नाम बाजार शुल्क हटाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है डीसी महोदय को। डीसी महोदय के माध्यम से आने वाले दिनों में हम लोग खुद भी राज्यपाल जी से मिलने जाएंगे और इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। लगने से झारखंड चूँकि यहाँ पर कृषि उपज में धान की ही फसल मुख्य रूप से फसल है और बाद बाकी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सभी दूसरे राज्यों पर निर्भर है जाके। यहाँ पर दूसरे राज्यों से जो सामान आएंगे वो महंगे होंगे और यहाँ पर जो कृषि से संबंधित जो उद्योग है वो भी प्रभावित होंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसी का हम लोग विरोध करें। चाईबासा चेंबर के निवर्तमान अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि 2% टैक्स लगता है तो पूरे झारखंड में कृषि उत्पाद और खाद्यान्न का बाजार चौपट हो जाएगा, कालाबाजारी बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा, व्यापारियों का भयादोहन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से हमारे पड़ोसी राज्य फायदा उठाएंगे। हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से यहाँ के उपायुक्त महोदय को एक हम लोगों ने मांग पत्र दिया है। उसमें चैम्बर की मुख्य मांग ये है कि अगर जो विधेयक पास हुआ है उसका 2% कृषि कर अगर लग जाती है तो पूरे झारखंड में कृषि उत्पाद एवं खाद्यान्न का व्यापार चौपट हो जाएगा। जो स्थिति आज उत्पन्न हो जाएगी, फिर से कालाबाजारी और इंस्पेक्टर राज आ जाएगा और लोग व्यापारी को भयोदहन चालू हो जाएगा। उसके साथ ही देखिए, आज अगर हम दूसरे राज्य से यहाँ कृषि उत्पाद, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ धान है, धान के अलावा यहाँ कृषि उपज ना के बराबर है और बाहर से हम लोग यहाँ पर मंगाते हैं सारे खाद्यान्न की चीज़ों को। अगर उसमें 2% हम लोग यहाँ कर देंगे तो जो भी प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी अपने उत्पाद को बेच नहीं पाएंगे। तो जितनी भी कृषि आधारित यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट फैक्ट्री है वो सारी बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं पूरे राज्य को जीएसटी का भी भारी नुकसान सहना पड़ेगा। 4 अप्रैल को सरहुल पर्व और 10 अप्रैल को रामनवमी के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार से कोविड-19 के मद्देनजर प्राप्त गाइडलाइन के तहत रामनवमी पर्व में 100 के ग्रुप में श्रद्धालुगण निकल सकते हैं तथा जहां पर सभी का मिलान होगा वहां पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी। शाम 6 बजे तक ही धार्मिक जुलूस का आयोजन किया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक जुलूस में रिकॉर्डेड म्यूजिक, डीजे बजाने की मनाही रहेगी। निबंधित सभी अखाड़ा के अध्यक्ष सचिव से समन्वय स्थापित करते हुए उनके द्वारा आयोजित धार्मिक जुलूस के मार्गों का निरीक्षण किया जाएगा। आयोजन के दिन जुलूस चिन्हित किया जाएगा। गैर निबंधित अखाड़ा के द्वारा निकाले गए जुलूस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक संदेश का फैलाव ना हो सके। इसके साथ ही त्योहार आयोजन के दिन
फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग, पेयजल विभाग एवं नगर परिषद के पदाधिकारी पूर्ण रूपेण सतर्क रहेंगे, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। वाले समय में सरहुल और रामनवमी से संबंधित जो भी कोविड के चलते हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, वो सभी डिपार्टमेंट्स को, जो भी एसडीओज, डीएसपीज, एसडीपीओज, साथ ही थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ को निर्देश दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 6 बजे के बाद कोई भी जुलूस नहीं चलेगा और किसी भी तरीके का ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे इत्यादि जो है वो इसमें काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ कोई भी नियमों का उल्लंघन करेंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट सच एज फायर, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और नगर के पदाधिकारी भी मौजूद थे। जितने भी हमारे अखाड़ा क्षेत्र हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके जुलूसों को चिन्हित किया जाएगा और गैर लाइसेंसी अखाड़ा अगर इसमें निकालते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में विधि व्यवस्था संधारित रहे और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम ये त्यौहार बना सकें, इसी की मैं कामना करता हूँ। जोहार परियोजना के तहत झिगपानी प्रखंड के जेएसएलपीएस परियोजना की ओर से 14 उत्पादक समूह को मुर्गी पालन के लिए सोनाली नस्ल का चूजा वितरण किया गया। परियोजना के तहत प्रति लाभुक को 40 चूजा, दवाई, दाना और ड्रिंकन फीडर दिया गया। झिगपानी प्रखंड में 150 दीदियों को चूजा और अन्य सामान दिया गया। जोहार परियोजना के तहत जेएसएलपीएस उत्पादक समूह की दीदियों को मुर्गी पालन के लिए 7,500 रुपये दिया जाता है, जिसमें 3,500 रुपये चूजा घर बनाने के लिए, 2,000 रुपया 400 चूजा खरीदारी के लिए, 1,600 दवा और दाना के लिए दिया जाता है। इस नस्ल की मुर्गी पालन में 4,000 की लागत से 8,000 से 10,000 रुपये तक का मुनाफा प्रत्येक माह होता है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। डीएमएफटी फंड सहित जिले की विकास योजनाओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर झामुमो जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने अपना पक्ष रखते हुए विरोधियों पर निशाना साधा है। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि कुछ दिनों से विरोधी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से डीएमएफटी फंड सहित अन्य विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन सरकार क्षेत्र के विकास के लिए पारदर्शिता से काम कर रही है। पिछले सरकार के समय जिस ढंग से डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हुआ है, मैं उन लोगों से मेरा निवेदन होगा, स्वागत करते हैं। अगर वो जांच की मांग अगर कर रहा है तो सबसे पहले तो 2014 से लेकर 19 तक जो फंड का काम हुआ उसको जांच होना चाहिए। और इधर 2 साल चल रहा है, 2 साल का भी जांच होना चाहिए, लेकिन 2014 से लेकर जांच इसका होना चाहिए। लेकिन 2014 में जो नियम था वो जो झालकों के माध्यम से जो लूटा जाता था और डीएमएफटी फंड का जो दुरुपयोग होता था, वो आपसे भी छुपा नहीं है और समाज से भी छुपा नहीं है, ना राज्य की जनता से भी छुपा नहीं है। हमारे पूर्व विधायक जी भी आज कुछ सरकार के खिलाफ में बोले हैं, लेकिन मैं उससे भी मेरा आग्रह होगा कि आपका 16, 17
18-19 खाली विधायक निधि का आप जांच करा दीजिए ना, विधायक निधि का योजना को सार्वजनिक कर दीजिए आप। 16, 17, 18, 19 का ये 2 साल का योजना जो विधायक फंड होता है, जनता का फंड होता है, वो जनता का फंड का योजना का सार्वजनिक कर दीजिए कि आपके निधि से कितना योजना आपको लिए थे, कौन कौन योजना लिए थे, कितना चापाकल लिए थे, कितना रोड लिए थे, कितना किस चीज़ पे खर्च किए थे, कल उसको सार्वजनिक कर दीजिए। जनता उसको चेक कर लेगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जनता उसको चेक कर लेगा। तो ये बोलना बहुत आसान है और जमीनी हकीकत कुछ और है। इन लोग का जमीन घसट चुका है। अब सत्ता के खिलाफ नहीं बोलेगा, मान्य विधायक संसद के खिलाफ नहीं बोलेगा, तो आदमी से विश्वास कैसे जीतेगा ये लोग? तो अब जनता का विश्वास को जीतने के लिए मतलब एक तरह से प्रेस मीडिया में झूठ बोलकर अपना लोकप्रियता हासिल करने का ये लोग प्रयास है और जनता देख रही है। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में अब मरीजों के सेवादारों को दोनों समय मुफ्त भोजन मिलेगा। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर मरीजों के सेवादारों के लिए मुफ्त भोजन योजना शुरू किया है। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव की ओर से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर शुरू किए गए दिशोम गुरु आशीर्वाद योजना के तहत आज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में मरीजों के सेवादारों के लिए मुफ्त भोजन योजना शुरू किया गया। मौके पर विधायक सुखराम उरांव के साथ उनके पुत्र और दिशोम गुरु आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सन्नी उरांव ने मरीजों के सेवादारों को खाना परोसकर इस योजना का शुभारंभ किया। अस्पताल परिसर के एक पुराने भवन से यह योजना संचालित हो रहा है, जिसमें मरीजों के सेवादारों को दोपहर और रात को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। यह योजना विधायक सुखराम उरांव द्वारा क्षेत्र के लोगों के जनकल्याण के लिए अपने स्तर से शुरू किया गया है। योजना के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिशोम गुरु आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सन्नी उरांव ने कहा कि यह योजना उनके पिता विधायक सुखराम उरांव द्वारा क्षेत्र के लोगों के जनकल्याण के लिए शुरू किया गया है, जो क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। दिशोम गुरु आशीर्वाद योजना के तत्वाधान में इस अनुमंडल प्रांगण में हम लोग जो मुफ्त भोजन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, शुभारंभ हो चुका है सर। ये शुभारंभ होने के पूर्व पहले से जैसे कि पापा का ये योजना था कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से एक योजना हम लोग चालू किए हैं, जो आप सभी जानते हैं। उसके लगभग 4 महीना हो गया चलते हुए। फिर उनका एक निर्णय आया कि हम लोग इसको अनुमंडल प्रांगण में जो हमारे मरीजों के साथ जो उनके सेवादार आते हैं, और हमारे ऐसे चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मनोरपुर हो, सोनवा हो, गोलकेरा हो, पूरा चक्रधरपुर, टोकलो हो, बंदगांव हो, हर जगह से यहाँ मरीज आते हैं। वैसे मरीजों को यहाँ खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है। एक तो वो टेंशन में रहते हैं, उसके साथ साथ यहाँ अगल बगल भोजन का उनको सुविधा नहीं मिल पाता है। उसको देखते हुए उनके लिए सारे परिजन के लिए या बोला जाए तो हम लोग के एरिया में सबसे बड़ा एरिया का क्षेत्र में देखा जाए तो ये एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ बहुत दूर दूर से ग्रामीण लोग आते हैं। तो उनके भोजन के लिए ही ये खासकर शुभारंभ किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने 5 अप्रैल से 30 दिवस तक आयोजित बैक टू स्कूल अभियान पर चर्चा की, जिसमें 6 से 18 वर्ष के सभी नामांकित अप्रवासी, अनामांकित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ते विद्यालयों में बच्चों का ठहराव एवं नामांकित किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि अभियान का संचालन क्षेत्र अंतर्गत मानकी मुंडा विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक के सम्मिलित प्रयास से सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि 7 अप्रैल को प्रखंड स्तर पर बीडीओ सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, गैर संस्था के प्रतिनिधि, पीआरआई के प्रतिनिधि के साथ बैठक किया जाए, जिसमें अभियान की सफलता के लिए रणनीति तैयार किया जा सके। उपायुक्त ने विद्यालय के रंग रोगन, रख रखाव, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था बहाल करने पर
निर्देश दिया। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति ने हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर चाईबासा शहर में स्थापित सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया। मोटरसाइकिल रैली निकालकर नगर भ्रमण करते हुए हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम का नारा लगाया गया। शहरवासियों से निवेदन किया गया कि नववर्ष के दिन अपने अपने प्रतिष्ठानों में एवं घरों में भगवा ध्वज लगाएं और घरों में 5 दीपक संध्या में जलाएं। साथ ही अपने घर के बच्चों को हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी दें, ताकि जिस प्रकार से पश्चात संस्कृति हावी हो रही है उसे हम रोक सके और अपनी संस्कृति को बचाते हुए अपनी भावी पीढ़ी को एक नया संदेश दें। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति की ओर से चाईबासा शहर में हिंदू भाइयों के द्वारा शहर में स्थापित विभिन्न प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जा रहा है नववर्ष की पूर्व संध्या पर, और सभी को नववर्ष की शुभकामना दी जा रही है। और शहर वासियों से आग्रह किया जा रहा है कि कल नववर्ष आप सभी लोगों को शुभकामना संदेश देकर बधाई दें और साथ ही अपने परिवार के बच्चों को भी नववर्ष के बारे में बताएं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश हो रहा है, यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और यदि भूलना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यही एक अवसर है जो वर्तमान समय में जो हिंदुत्व जागा है उसको समाज के सामने लाने का, और लाते हुए आप सभी को हिंदू नववर्ष की पुनः बधाई शुभकामना देता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।